रीट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गागरोन का किला। तो गागरोन का किला कहाँ स्थित है? वह स्थित है झालावाड़ में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं पशु पक्षियों। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? तो पशु पक्षी एवं प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण है वो कौन सी चित्र शैली की विशेषता है? वह बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। तो ये पशु पक्षियों का चित्रण है वो है बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं कि पीठीरा गीत कद गाई जाए। तो पीठीरा गीत कद गाई जाए तो वो है ब्याह में, शादी में गाए जाते हैं पीठी के गीत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला गया है? अगले प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल है जो कि बाड़मेर में नहीं है? ठीक है, बाड़मेर में नहीं है पूछा है। तो घोटारू। घोटारू कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। तो घोटारू बाड़मेर में नहीं है। बाकी जो मंगला है, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब कहाँ है? बाड़मेर में। घोटारू कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। तो जैन कवि समय सुंदर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? वह पद्मिनी चरित चौपाई, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है? तो भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदा है या गैलरी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डहलिया। क्या कहा जाता है? डहलिया कहा जाता है उसे। नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ है? वो है सिरोही में। तो एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है वो कहाँ है? वो है सिरोही में। नेक्स्ट हम देखते हैं। कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है? तो राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कौन सी कृति है? वो है नेमिनाथ रस। कौन सी है? नेमिनाथ रस। अगला प्रश्न देखते हैं। 1900 अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। किन्होंने की थी? त्रिलोक चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न है कि लोकनाट्य चार बेत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लोकनाट्य जो चार बेत है वो उसका संबंध है टोंक से। तो चार बेत का संबंध किससे है? टोंक से। अगला प्रश्न है पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है? तो सोनार किला है वो है जैसलमेर में स्थित। तो सोनार किला कहाँ स्थित है? वो है जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? सिरोजम मृदा है वो कौन से जिले में मिलती है? तो सिरोजम मृदा मिलती है वो है मिलती है जयपुर में। सिरोजम मृदा कौन से जिले में मिलती है? मिलती है जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा संत राजस्थान का नहीं है? इसमें बोला गया है कि कौन से संत है वो राजस्थान के नहीं है। वो है लालदास जी राजस्थान के, पीपा जी, जम्बो जी, ये सब राजस्थान के है, जबकि अक्खा जी है वो राजस्थान के नहीं है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जयबान तोप वो कहाँ रखी गई है? तो एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो रखी हुई है वो है जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है एशिया की सबसे बड़ी तोप। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? तो ग्रेनाइट नाइस तथा शिष्ट चट्टानें हैं उनके विखंडन से कौन सी मिट्टी बनती है? वो बनती है लाल पीली मिट्टी। तो ग्रेनाइट नाइस तथा शिष्ट चट्टानों के विखंडन से बनती है लाल पीली मिट्टी।
आगे देखते हैं किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर बना है वो है गुर्जर प्रतिहार शैली में। तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर बना है गुर्जर प्रतिहार शैली में। अगला प्रश्न है झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो किसके लिए जाने जाती है। तो झामर कोटड़ा स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है रॉक फॉस्फेट। तो झामर कोटड़ा किस चीज का खनन होता है, वो होता है रॉक फॉस्फेट का खनन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही ये सब क्या है। तो उदय शाही, अमर शाही तथा खंजर शाही ये सब क्या है। तो ये है राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां है। उदय शाही, अमर शाही तथा खंजर शाही क्या है, राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश का कई जिला में बोली जाए। तो राजस्थान की कौन सी बोली है जो एमपी में बोली जाती है, वो है मालवी। कौन सी है, मालवी। मालवी भाषा एमपी में भी बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है। तो ऊंट की खाल पर जो सोने की मीनाकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं निम्नलिखित में से गायों की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना गया है। तो गाय की कौन सी नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान है, वह है राठी। राठी गाय की नस्ल है, उसका जो मूल स्थान कहाँ माना गया है, वो माना गया है राजस्थान में माना गया है। तो राठी नस्ल है, उसका मूल स्थान कहाँ माना गया है, वो माना गया है राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है। तो बेणेश्वर मेला लगता है वो लगता है डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है दुधवा खारा। नेक्स्ट प्रश्न है दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। तो दुधवा खारा आंदोलन का संबंध है बीकानेर रियासत से। दुधवा खारा आंदोलन का संबंध किससे है, बीकानेर रियासत से। अगला प्रश्न है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है जैसलमेर में। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो संत मावजी थे वो थे निष्कलंक की संप्रदाय के प्रवर्तक। तो संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, वो थे निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न में कहा गया है कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी। तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वो था मेजर बर्टन। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेजर बर्टन। तो ऐसे याद रख सकते हैं कोट में क्या लगता है, बटन। तो उस हिसाब से कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था 1857 में वो कौन था, मेजर बर्टन था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है। तो अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है, वह है नरसिंह राजपुरोहित। अमर चूंदड़ी कहानी है उसके रचनाकार है नरसिंह राजपुरोहित। अगला प्रश्न है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले थे, वो मिले थे बैराठ सभ्यता से। तो मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से मिले थे, बैराठ सभ्यता से मिले थे। नेक्स्ट है कि कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है, राजस्थानी लोकगीत है। तो कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है, यह है राजस्थानी लोकगीत है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है। तो वह है बाबरमल। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है। तो चिरमी है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है, वो मिलती है पूर्वी मैदान में मिलती है चिरमी। तो
तो चिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? वो मिलती है पूर्वी मैदान में मिलती है। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारठ चेतावनी रा चुंगटिया किन्ने संबोधित करने लिखिया? तो केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया है वो किसको संबोधित करने के लिए लिखा था? वह महाराणा फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करने के लिए लिखा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में क्या क्या सम्मिलित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके सम्मिलित है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में क्या क्या आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब रे अबोहर फजिल्का और भटिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? तो पंजाब के अबोहर, फजिल्का तथा भटिंडा में राजस्थान की कौन सी बोली बोली जाती है? वह है बागड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? वो बोली जाती है बागड़ी। बागड़ी मुख्यतः राजस्थान के कौन से इलाकों में बोली जाती है? वह हनुमानगढ़ गंगानगर में बोली जाती है। यह हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है, तो यहाँ पे ये बोली जाती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में बोली जाती है बागड़ी। और बागड़ी है वो क्या है? मारवाड़ी की एक उपबोली है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न, मालवा के किस शासक को परास्त कर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मालवा के कौन से शासक को परास्त करने के बाद महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाया था? तो महमूद खिलजी प्रथम को हराने के बाद महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था? कीर्ति स्तंभ। और मोहम्मद खिलजी प्रथम कहाँ का शासक था? वो था मालवा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है? वह सहरिया जनजाति से संबंधित है। सीताबाड़ी मेले का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? वह सहरिया जनजाति से है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पे स्थित है? तो सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप स्थित है वह सिंधेसर कला में। कहाँ? सिंधेसर कला में स्थित है सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासूली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। तो सरगासूली का निर्माण कराया था किन्होंने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट है अगले प्रश्न में कहा गया कि बड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में है? तो वो पहले किस में आता था? जोधपुर में। अब किस में आ गया? फलोदी में। कहाँ है वो? फलोदी में स्थित है। तो बड़ला सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? वह फलोदी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से है? तो बजरंग लाल ताखर का संबंध किस जिले से? वह सीकर से। बजरंग लाल ताखर है वो कौन से जिले से संबंधित है? वह सीकर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 4 स्तर पर बांटा गया है। 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो कितने स्तर पर बांटा गया? 4 स्तर पर बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट 2009 कब से लागू हुआ? वो हुआ 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। तो आरटीई एक्ट 2009 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, किस दिन है जो कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है? तो कौन सा दिन है वो कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है? वह 7 सितंबर को मनाया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है,
विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम कितनी सभाएं आयोजित करनी चाहिए? तो विद्यालय प्रबंधन समिति को एक माह में कम से कम एक बार सभा आयोजित जरूर करनी चाहिए, कम से कम एक बार एक माह में। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो शहरी है उसका भाग है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग क्या क्या है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ियों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में वनारोपण, लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। ये भी सही है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके चारों ऑप्शन इसके सही है। तो ABCD इसके आंसर हो जाएंगे, चारों ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना है जो कि राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? पूरी रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कौन सी नहीं है? वह है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है।